हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन जो है किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। कह रहा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन जो है किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। पाश्चात्य इतिहास के आधार पर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुकरण करके। तो आपको बताना है कि किसके आधार पर किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं दृष्टि संतुलित दृष्टि से। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। कह रहा है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या गणपत चंद्र गुप्त ने। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो देखो बच्चों, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। चलिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। कह रहा है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली के आधार पर, कृति पताका के आधार पर, कृति लता के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो बच्चों, विद्यापति को जो मैथिल कोकिल की जो उपाधि मिली थी वो उनकी रचना पदावली के आधार पर मिली थी। इसके आधार पर? पदावली के। इसलिए पहला सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। कह रहा है कैमासबद्ध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। कह रहा है कैमास गद्य किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। बीशल देव रासो की है, परमाल रासो की है, पृथ्वीराज रासो की है, या खुमाड़ रासो की है। तो आपको बताना है कि जो कैमास बद है वो किस ग्रंथ की प्रमुख घटना मानी जाती है। देखो बच्चों, कैमास ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो की घटना मानी जाती। पृथ्वीराज रासो से संदर्भित है, ये इससे संबंध रखती है, और ये रचना जो है महाकवि चंद्रबरदाई की है, जिसकी रचना आदिकाल में हुई थी। चलिए पांचवा कह रहा है कि तुम्हारे घर आयो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियों में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं। कह रहा है कि तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं। मीराबाई की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, विद्यापति की हैं, या भूषण की हैं। तो आपको बताना है किसकी है पंक्तियां। देखो बच्चों, ये प्रमुख जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति जो है वो मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की। चलिए छठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। कह रहा है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो देखो बच्चों, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है वो किसने माना है। श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखो बच्चों, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र जो है चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र जो है चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है। देखो बच्चों, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नारी पात्र जो उसके साथ प्रेम का भाव नहीं रखता है। सुहासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, या मालविका। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या सही होगा। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर सही हो जाएगा सुहासिनी। ये उसके साथ प्रेम का भाव नहीं रखती है। बाकी कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका ये प्रेम भाव रखती हैं। और जो इसमें महिला पात्र है उसमें एक अलग, इनके अलावा लीला भी है, नीला भी है, और एलिस भी है। ये इसमें महिलाएं पात्र हैं। आठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन है। कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन सा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको बताना है कि वक्रोक्ति का सिद्धांत के साथ जो है अभिव्यंजन, क्रोचे के अभिव्यंजनवाद का संबंध जो है वो वक्रोक्ति के सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन है। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए इसके बाद क्या करें नवा। करे हिंदी नवजागरण के मूल में को मूलतः बुद्धिवाद और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है। कह रहा है कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोध कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है। रामविलास शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी नवजागरण को
मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है? तो देखो बच्चों, नवीं का जो उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ये बात कहने वाले विद्वान कौन है? ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए 10वां में क्या कह रहा है? कह रहा है सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस किस नाटक से है? कह रहा है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध जो है वो किस नाटक से है? आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग या चंद्रकांता। तो आपको बताना है कि किस नाटक से संदर्भित है, इसका संबंध है सिंघानिया का। तो देखो बच्चों, सिंघानिया जो पुरुष पात्र है, इसका संबंध जो है वो आ, आधे अधूरे से है। किससे है? आधे अधूरे से है। इसलिए 10वां का उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखित है? यह मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो झार कहे, कहूं जो पवन उड़ाऊ, मकुत ही मार्ग उड़ परे, कंत धरे जह पाऊं। ये जो है आपको बताना है कि इसमें विरह की कौन सी दशा का वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें विरह की जो है अभिलाषा का वर्णन किया गया है। कौन सी अभिलाषा का वर्णन किया गया है? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार जो है वो राजभाषा की नियुक्ति की गई थी। 343 से लेकर के 351 तक जो है हिंदी भाषा के संदर्भ में या भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद है। तो उसमें 344 अनुच्छेद के तहत जो है वो राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए देखते हैं 13 में क्या उत्तर कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि नहीं है। एक राम भक्त कवि हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, उनका नाम क्या है? इसमें से कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास और श्रीभट्ट। तो बताना है कि इसमें कौन जो है वो राम भक्त कवि हैं। तो देखो बच्चों, इसमें नाभादास जो है वो राम भक्त कवि हैं। तो 13 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? देखो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है वो 1880 में जो है वो प्रदान की गई थी। और 1880 में जो है वो जो काशी के विद्वान थे उन सब ने मिलकर के इनको जो है भारतेंदु की उपाधि दी थी। चलिए देखिए 15 में क्या कह रहा है। कह रहा है अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता भी ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। मेरी माता ही वहां नीति थी और मर्यादा थी। यह आपको बताना है कि अंधा युग के किस पात्र द्वारा कहा गया है। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की नाट्य रचना है। तो आपको बताना है कि यह पात्र किसके द्वारा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और संजय। तो आपको 15 का उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर धृतराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृतराष्ट्र हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है। कह रहे काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। कह रहा है कि काव्य दोषों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला इसमें से कौन सा ग्रंथ है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसने सबसे पहले जो है वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। नाट्य शास्त्र है, काव्य अलंकार है, काव्य प्रकाश है या काव्य अलंकार सूत्र है। तो आपको 16 का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र जो है, और ये किसकी रचना है? बामन की रचना है। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। काव्य अलंकार भामा की रचना है। और काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। चलिए अगला देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। 17 में स्थापना कह रहा है कि कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रमाणित हैं। और दूसरा कह रहा है तर्क आर कह रहा है कि क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। आपको ये बताना है कि ए सही है या आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर आपको उत्तर देना है कि कौन इसमें सही है और कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला कह रहा है कि कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रमाणित है। तो ये तो बात सही है। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है, ये बात गलत है। इसलिए ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहे कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, बड़े घर की बेटी, मुक्ति मार्ग और देवदासी।
तो आपको बताना है कि किस कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें जो रचना देवदासी है, इसके लेखक जो है वो प्रेमचंद नहीं है, क्योंकि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला देखिए 19 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में, 1939 में, 1935 में या 1945 में? तो आपको बता रहा है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ। देखो बच्चों, चिंतामणि का जो पहला भाग था वो 1939 में प्रकाशित हुआ, और इसके संपादक स्वयं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो 19 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। जबकि दूसरा भाग इसका प्रकाशन जो है संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1945 में हुआ था। और तीसरे के नामवर सिंह थे, जिसका प्रकाशन 1983 में हुआ था। और चौथे के संपादक जो थे वो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह थे, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। तो कुल इसके कितने भाग प्रकाशित हैं? तो इसके 4 भाग जो है वो प्रकाशित है। चलिए अगला देखिए 20वां में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? कह रहा है आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध है जो व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में व्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि या तुलसी का भक्ति मार्ग? तो आपको बताना है कि 20वें का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें इनका जो निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद है, इस जो है व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए 21 में पूछा है कि अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम है। कह रहा है कि अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। ए दंडी, बामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। बी दंडी, मम्मट, बामन, जगन्नाथ, विश्वनाथ। सी वामन, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। और डी कह रहा है दंडी, मम्मट, बामन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो आपको बताना है कि इसका आरोही क्रम जो है वो क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला वाला। क्यों पहला होगा? देखो, जो दंडी है इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, बामन का समय जो है 8वीं और 9वीं सदी के बीच है, मम्मट 11वीं शताब्दी में आते हैं, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में आते हैं, और जगन्नाथ जो है वो 17वीं शताब्दी में आते हैं। इसलिए पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए पूछा है कि रैदास किसके गुरु थे? 22 में आपको बताना है कि रैदास किसके गुरु थे? तुलसीदास के, कबीर के, मीराबाई के या लालदास के? बड़ा आसान सा सवाल है कि रैदास जो है वो किसके गुरु हैं? तुलसीदास के हैं, कबीर के हैं, मीराबाई के हैं या लालदास के हैं? तो देखो बच्चों, रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। किसके? मीराबाई के। तो 22 का उत्तर सी से हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किसने की थी? कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की थी? अभिनव गुप्त ने, भट्टलोलट ने, भट्टनायक ने या शंकुक ने? तो 23 का उत्तर आपको बताना है कि किसने की थी। तो देखो बच्चों, अनुमितिवाद जो है वो किसके द्वारा स्थापित है? तो शंकुक के द्वारा जो है वो स्थापित है। अगर आप अभिनव गुप्त की बात करेंगे तो इनका अभिव्यक्तिवाद है, और यदि आप भट्टलोलट की बात करेंगे तो इनका उत्पत्तिवाद है, और अगर आप भट्टनायक की बात करेंगे तो इनका भुक्तिवाद है। तो इसलिए उसका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रमांक में आपको व्यवस्थित करना है। क्रमांक में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये क्रमांक हो गया, क्रम में होगा। किसमें व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। आपको बताना है कि केशव, सेनापति, देव और पद्माकर, इनमें से पहले कौन है और अंत में कौन आते हैं? तो इनका जो जीवन काल के अनुसार है आपको क्रम में करना है कि केशव पहले आएंगे, सेनापति, देव और पद्माकर इसमें से करना है आपको। पहला सही होगा कि दूसरा, तीसरा या चौथा? ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखो बच्चों, इसमें जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केशव का जो समय है वो 1555 के आसपास है या 1553 है। सेनापति का समय 1589 है, देव का समय 1673 है और पद्माकर का समय 1753 है। इसलिए पहला जो है वो सही हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि संगत युग्म का चयन कीजिए। कह रहा है संगत युग्म का चयन कीजिए। ए काव्य प्रकाश आनंद वर्धन, बी काव्यादर्श भामा, सी काव्य अलंकार सूत्र बामन और डी काव्य अलंकार दंडी। तो आपको 25 में ये बताना है कि इसमें से अ, संगत युग्म जो है वो कौन सा है। तो देखो बच्चों, संगत युग्म जो है इसमें सी वाला है। काव्य अलंकार सूत्र जो है वो बामन का है, और काव्य प्रकाश जो है वो आनंद वर्धन का नहीं है, वो मम्मट का है। और काव्य दर्श जो है वो दंडी का है, और काव्य अलंकार जो है काव्य दर्श जो है वो
सॉरी दंडी का है, और जो काव्य अलंकार है वो भामा का है। तो इसलिए बाकी अशुद्ध है और एक जो है इसमें शुद्ध है। चलिए 26 में कह रहा है क्या, कह रहा है कि स्थापना, पहला ए स्थापना क्या है, कह रहा है प्रगतिवाद सामूहिक वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय की ओर लेकर चला। तर्क कह रहा है क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित है। तो आपको बताना है कि स्थापना ए और तर्क ए, तो इसमें से कौन गलत है कौन सही, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो आपको उत्तर बताना है कि ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए और आर, ए गलत आर सही। तो आपको बताना है 26 का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रगतिवाद सामूहिक वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय के ऊपर लेकर चला था, ये बात सही है, और यह मार्क्सवाद पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, मार्क्सवाद पर आधारित है, इसलिए दोनों बात सही है। क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरोह को। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो 27 वाले में आपको पंक्ति बताने की पंक्ति किसकी है, ये पंत की है, अज्ञे की है, प्रसाद की है, या निराला की है। तो आपको 27 का उत्तर बताना है किसकी है। देखो बच्चों ये जो है ये प्रसाद की पंक्ति है, किसकी है, प्रसाद की है। चलिए 28 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संदर्भ में असत्य कथन है उसका चयन करना है। कह रहे कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। इसमें राम के लोक काश्रयी आनंद का चित्रण है। बी कह रहा है कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी कह रहा है कि इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। और डी कह रहा है इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है, वो आपको बताना है जो असत्य कथन है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो डी है। कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 29 वाले में क्या कह रहा है। कह रहा है असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, और बी राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है, और डी सी कुकुरबत्ता में छायावादी शब्दावली का भी निषेध है, और डी अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो आपको बताना है कि असत्य कथन जो है इसमें कौन नहीं है। तो 29 में आपको बताना है, तो ये जो है आपका हो जाएगा डी वाला, ये असत्य कथन है। चलिए अब देखते हैं और आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाख खेप गुण ज्ञान जो की ब्रज में आए उतारी। तो आपको बताना है कि ये कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। इस पंक्ति के संदर्भ में यहाँ गोपियां उद्धव का व्यंग करती हैं। तो ये बात तो एकदम सही है कि वो क्या कर रही है, व्यंग कर रही है। ब्रज भाषा का प्रयोग भी है, और खेप का अर्थ माल या बोझ होता है, लेकिन इसमें श्लेष अलंकार जो है प्रथम पंक्ति में नहीं है, इसलिए जो अशुद्ध हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बाकी ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।